देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। हरियाणा को लेकर के हम अभी भी अचंभित हैं अपनी हार से, और हम अपनी हार के कारण जान रहे हैं, और जानने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोगों ने बनाई है। झारखंड में दोहराव होगा और महाराष्ट्र में बदलाव होगा। फॉर्मूला यूज किया गया 85-85 का। क्या ऐसा नहीं लगता कि इससे ज्यादा जो है वो कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो बहुत ज्यादा हावी कांग्रेस पर हो गई है। संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जातीय जनगणना के लिए सभी लोगों को अपने अपने समझौते करने पड़ रहे हैं, जिसका प्रतिफल है इंडिया गठबंधन का उदय। इंडिया गठबंधन सत्ता के लिए ही नहीं, व्यवस्था को भी परिवर्तन करने के लिए है, जो बगैर किसी लोभ और बगैर किसी लालच और बगैर बड़ा और छोटे के सब लोग समान रूप से एक इंडिया गठबंधन बनाए, ताकि इस आतताई और लोकतंत्र विरोधी सरकार को, आरक्षण विरोधी सरकार को हटाया जा सके। हमारे नेता हैं, हम पीएम तो वो बनेंगे ही बनेंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है अपने नेतृत्व में, नेता में और नेता की क्षमता में। प्रियंका गांधी पूरे तरीके से इंदिरा गांधी है। देखिए, मैं दो चीजें राखी बताऊं कि हम लोग तो कांग्रेसी लोग हैं, कहते हैं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, और दूसरी लाइन होती है तुझ में सब दिखता है यारा मैं क्या करूं। 2014 के बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता का मानस पुत्र हो गया है, मीडिया सत्ता की गोद में बैठ गया अधिकांश रूप से। संसदीय प्रणाली में आने वाले दिन मोदी जी के लिए कठिन होंगे, क्योंकि उनको जवाब देने की आदत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं या प्रधानमंत्री जिन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं, कांग्रेस के एक ऐसे प्रवक्ता मौजूद हैं जो बीजेपी की खूब धुनाई करते हैं, और आप सोशल मीडिया पर इन्हें काफी एक्टिव देखते होंगे, और फैक्ट्स के साथ जो ये बात बोलते हैं वो बीजेपी को अक्सर चुप जाती है। आज कई मुद्दों पर बातचीत होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, और राखी विशेष रूप से आप सभी लोगों का। और हम चाहते हैं कि आप सत्य को तथ्य के साथ आगे रखेंगे तो निश्चित तौर पर समाज में एक अच्छी उन्नति होगी। बिल्कुल, और जो झूठ फैलाया जा रहा है उस पर विराम भी लगेगा, क्योंकि चुनावी माहौल है। राहुल गांधी एक्टिव है, पूरी कांग्रेस एक्टिव है। तो सबसे पहला सवाल मेरा जो रहेगा वो चुनाव से रिलेटेड रहेगा। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह कांग्रेस दिखाई दे रही है, लेकिन हरियाणा में भी कांग्रेस दिखाई दे रही थी। क्या आपको लगता है जो गेम हरियाणा में हुआ, क्या महाराष्ट्र में और झारखंड में भी हो सकता है? देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। हरियाणा को लेकर के हम अभी भी अचंभित हैं अपनी हार से, और हम अपनी हार के कारण जान रहे हैं, और जानने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोगों ने बनाई है। और ये हम चुनाव यंत्र से, मंत्र से या तंत्र से कैसे हारे हैं, इसको देखना पड़ेगा हमें। क्योंकि हरियाणा में अगर आप भी गई होंगी राखी, या आपके लोग भी गए होंगे, मैं 6 दिन के लिए था वहां, इसीलिए मुझे ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं। मैं देख रही थी कि कांग्रेस आ रही है वहां पर, बड़े खुश भी थे, लेकिन एकदम से गेम पलटा तो बड़ा दुख हुआ कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वही, मैं 6 दिन 7 दिन लगातार 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने 4-5 रैलीज में गया। मैं, मेरी घरौंडा में थी, अंबाला में थी, यमुनानगर में थी, पंचकूला में थी, गुड़गांव में थी। गुड़गांव मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पंचकूला में, यमुनानगर में भी की, घरौंडा में, सतौंडी में और बिजड़ा में। यहाँ सब रिश्तेदारियां हैं हमारी। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो हमारी सारी रिश्तेदारियां वहीं, मेरी ससुराल वहीं है, मेरी सिस्टर वहीं भी आई है, मतलब तमाम हमारे भाई वहीं पे ब्याहे हुए हैं। तो इस तरीके की रिश्ते, हम तो देख रहे थे कि 10 में से 10 आदमी बोल रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, 9 भी नहीं बोल रहे थे। तो अब ये आखिर हुआ क्या? हमने 17 सीटों पर जो हमारी शिकायतें हैं आधिकारिक रूप से इलेक्शन कमीशन को दी हैं। दुर्भाग्य से इलेक्शन कमीशन का भी कोई जवाब नहीं आया। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि साहब वो ईवीएम मशीनें 99% कैसे चार्ज रहती है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो तो मोबाइल कंपनियों को भी दे दो, 10 मिनट में 20% माइनस हो जाती। तो ये सारी की सारी चीजें हमने शिकायतें दे रखी है। मैं उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस पर उचित कार्रवाई और जवाब देगा। अब बात यह है कि अब हरियाणा का इलेक्शन खत्म हो चुका है, हमें वो नतीजे अस्वीकार हैं, लेकिन उन सारी चीजों की कमियों को हम मद्देनजर रखते हुए आगे की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं ना, बीती बात बिसार दे आगे की सुध ले। तो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो चाहे झारखंड का इलेक्शन हो, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। महाराष्ट्र में तो एक हमारा सब गठबंधन भी है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जिसको बोलते हैं। कल ही हमारा सीट शेयरिंग फॉर्मूला हो गया है, और 85-85-85 तीनों दल हम लोग लड़ रहे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब की एनसीपी और उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना।
हाँ। और 18 सीटें हम लोगों ने जो है अपने सहयोगी दलों के लिए, जैसे समाजवादी पार्टी, शेतकारी कामगार संगठन, सीपीआई, सीपीएम, ये सारे सारे जितने दल हैं, इनके लिए हमने छोड़ी हैं। तो हमारा वहां समझौता हो गया है और जनता वहां की इस अनैतिक सरकार को, अनैतिक सरकार, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। हाँ हाँ, अनैतिक सरकार सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, अनैतिक सरकार ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में भी आई थी। इस अनैतिक सरकार को, और ये जिसको खोखा की सरकार वहां पर लोग बोल रहे हैं, उसको उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प है। और झारखंड में जिस तरीके से एक आदिवासी के बेटे को बिना किसी बात के 6-6 महीने जेल में रखा हेमंत सोरेन को, तो वहां की जनता भी इनसे बदला लेने के मूड में है। तो हम तो जान रहे हैं हमारी बात कि झारखंड में दोहराव होगा और महाराष्ट्र में बदलाव होगा। ठीक है, आपने सर बताया कि हमने शीट शेयरिंग पे पूरी बातचीत हो गई है, लेकिन एक सवाल ये मन में आता है कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और जिन पार्टियों के साथ गठबंधन है या फिर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अभी बहुत ज्यादा आगे चल रहा है, एक सवाल मन में ये आता है कि जो फॉर्मूला यूज किया गया 85-85 का, क्या ऐसा नहीं लगता कि इससे ज्यादा जो है वो कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जो छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो बहुत ज्यादा हावी कांग्रेस पर हो गई हैं। आज का दिन लोकतंत्र को बचाने के लिए है और लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों को अपने अपने हिस्से की कुर्बानियां देनी, और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जाति जनगणना के लिए सभी लोगों को अपने अपने समझौते करने पड़ रहे हैं, जिसका प्रतिफल है इंडिया गठबंधन का उदय। इंडिया गठबंधन सत्ता के लिए ही नहीं, व्यवस्था को भी परिवर्तन करने के लिए है। जो ऑटोक्रेसी आ गई है आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, अभी अब ये लोग एनडीए की सरकार कहने लगे। जैसे इंडिया गठबंधन ने अपने अपने हित छोड़ करके देश हित की बात करी, संविधान हित की बात करी, आरक्षण हित की बात करी, जाति जनगणना के हित की बात करी, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, सबके लिए जैसी बात की, आप देखिए 400 सीट की सपना देखने वाले 240 सीट पर आ गए। और अपनी अब उसके बाद संसद में अगर आप देखें, तमाम बिल ये वापस ले रहे हैं। अब कहने को मजबूर है कि एनडीए की सरकार है। तो हमने अपने हितों को किनारे रखा ना। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, सार्वदेशिक पार्टी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर राजकोट तक कांग्रेस पार्टी सार्वदेशिक है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी अपनी जगह पर बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत दल हैं। तो हमने उन लोगों के साथ में अपने लाभ को किनारे रख करके देश के लाभ को और संविधान को बचाने के लिए समझौते किए हैं। और जब आप समझौते करते हैं तो निश्चित रूप से तमाम चीजें कुछ आपकी मानी जाती है, कुछ आपके साथियों की मानी जाती हैं। हम लोग बगैर किसी लोभ और बगैर किसी लालच और बगैर बड़ा और छोटे के, सब लोग समान रूप से एक इंडिया गठबंधन बनाए ताकि इस आतताई और लोकतंत्र विरोधी सरकार को, आरक्षण विरोधी सरकार को हटाया जा सके। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि ये नए राहुल गांधी जो है ये अभी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गले की फांस बन गए हैं। अब दोनों के दोनों ये रणनीति तैयार करते हैं कि राहुल गांधी को कैसे गिराया जाए। उनकी आईटी सेल हो, आप देख लीजिए कैसे कैसे पोस्ट किए जाते हैं। अभी हाल ही के पोस्ट की मैं बात कर लूं, जो नामांकन प्रक्रिया थी उसमें खड़गे जी को बाहर दिखाया गया है कि देखिए अंदर किस तरीके से नामांकन किया जा रहा है, लेकिन खड़गे जी बाहर है। इस तरीके से गिराने की कोशिश की जाती है। देखिए, दो चीजें बड़ी साफ है। हाँ। कि कहते ना, अपना सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। हाँ। आप जितना भी हमें गिराने की कोशिश करेंगे, जितना भी आप हमें हटाने की कोशिश करेंगे, जितना भी राहुल गांधी जी को बदनाम करने की, अरबों रुपए खर्च कर दिए इन्होंने राहुल गांधी जी के बदनामी पर। तो एक वसीम बरेलवी का शेर मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं अकेला ही चला था, न रोको मेरा रास्ता, अगर रास्ता रुका तो मैं कारवां बन जाऊंगा। तो ये कारवां बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारा रास्ता रोक करके, झूठ से, छल से, कपट से, नीचता से, निर्लज्जता से, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये लोग रहते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, चाहे वो खड़गे जी के लिए बयानबाजी हो। आप कल देखें कि खड़गे साहब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ आगे की सीट पे बैठे हुए थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी पीछे की सीट पे बैठी थी। कहां तो ये त्याग तपस्या का एक फोटो फ्रेम आ रहा था, और कहां ये लोग खड़गे जी का आउट ऑफ कंटेस्ट वीडियो दिखा रहे थे। ये आपके सामने है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना काम वो वीडियो सच्चा है क्या? इसी तरीके से खड़गे जी को बाहर किया गया था? खड़गे जी को बाहर कौन कर सकता है?
सच बात ये, खड़गे जी हमें बाहर कर सकते हैं। जी। कांग्रेस पार्टी में 3 पद राखी, मैं आपको बताऊं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम्म। आपको ये कांग्रेस के संविधान में है, जी। जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम्म। इनसे बड़ा कोई नहीं होता कांग्रेस में, कांग्रेस के संविधान में लिखा हुआ है। हमारे सबसे बड़े नेता अध्यक्ष पद पे श्री खड़गे जी इस समय प्रतिस्थापित हैं, और सारे के सारे लोग उनके अधीन होकर के काम करते हैं। और दूसरा बड़ा पद हमारे यहां सीडब्ल्यूसी है, वर्किंग कमेटी जो है हमारी, सेंट्रल वर्किंग कमेटी। तो ये जो वो वीडियो है वो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है। वो किसी चीज का, अपने गाड़ी का या किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। आपने तो देखा ना कि अगर इस तरीके की बात होती तो आगे क्यों बैठे होते। राहुल गांधी जी किसी भी जनसभा में आप देखें खड़गे जी को, आपको अक्सर दिखाई दे जाते हैं कि कभी खड़गे जी पानी की बोतल उठा करके, वो शायद अगर कोई वो हो तो वो खोल करके दे देते हैं, गिलास में पानी डाल करके दे देते हैं, या कोई, ये राहुल गांधी जी का मतलब कोई ऐसा कि फोटो फ्रेम नहीं है, ये उनका नेचर है। इसी नेचर के चलते जब वो लालकृष्ण आडवाणी जी को संसद में उठाते हैं माल्यार्पण करने के लिए, तब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी को या बाकी सारे नेताओं को शर्म नहीं आती कि वो अपने नेता को उठा नहीं सकते हैं, अगर हमारे नेता के बारे में इतनी अनर्गल ओछी टिप्पणी करते हैं। तो इन सब टिप्पणियों से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता जानती है। आप देखिए वो राहुल गांधी जो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके चला हो और सिर्फ जनता से मिलने के लिए चला हो, उस आदमी में दम्भ, घमंड या अभिमान कैसे होगा। आपने सर विनम्रता की बात कही। अभी मैं सत्यपाल मलिक जी से मेरी मुलाकात हुई थी, मैं उनके घर गई थी, तो उन्होंने बड़ी ही अच्छी बात मुझे बताई कि जब वो राहुल गांधी के घर गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए, राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे उनसे बातचीत की थी, उनका इंटरव्यू लिया था। तब उन्होंने कहा कि सत्यपाल मलिक जी ने कि राहुल गांधी तो इतने विनम्र है कि वो मेरे ड्राइवर से भी उनका हाल चाल पूछते हैं, उनसे हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। इतनी विनम्रता, इतनी मानवता। और उनके लिए उन्होंने आदेश दिया अपने नौकर को, उन्होंने कहा कि एक दिन में यहाँ रैंप वॉक बन जाना चाहिए, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी को दिक्कत हुई है, वो पैरों से ठीक से चल नहीं पाते हैं। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सुना नहीं। कैमरे के लिए तो नेता कर सकते हैं, लेकिन बिना कैमरे के मैंने मतलब मुझे बड़ा अचंभा हुआ। और सत्यपाल मलिक जी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि राहुल गांधी का भविष्य बहुत उज्जवल है और वो पीएम की कुर्सी तक भी पहुंच सकते हैं। देखिए, 2 चीजें बड़ी साफ है, हमारे नेता हैं, हम पीएम तो वो बनेंगे ही बनेंगे, हमारा पूर्ण विश्वास है अपने नेतृत्व में, नेता में और नेता की क्षमता में। और विनम्रता की बात मैं आपसे बताऊं कि विनम्रता तो गांधी परिवार में, नेहरू गांधी परिवार में कूट कूट कर भरी हुई है। मैं पुरानी बातों पर नहीं जाता, मैं आपको राहुल गांधी जी की ही कई किस्से हैं, राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के। आपको याद है कि जिसकी वजह से एक सरकार जाने का हमारा एक प्रमुख कारण भी था निर्भया केस, अगर आपको याद हो तो इतना हमारे खिलाफ बात की, इतनी हमारे खिलाफ सारी चीजें की गई। निर्भया को सिंगापुर भेजने का डिसीजन गांधी परिवार का, भेजा, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी मौत हो गई। उसके बाद वो वापस आए, कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उसके भाई को पायलट बनाने का काम राहुल गांधी जी ने किया और उन्होंने अपने मुंह से कभी नहीं कहा। मैं आपको एक नहीं सैकड़ों किस्से बता सकता हूं जहां पर श्री राहुल गांधी जी बगैर किसी उसके फोटो के, बगैर किसी कैमरे के वो आते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनके बीच में बैठते हैं, 2-2 दिन रहते हैं उनके साथ में, और उसके बाद उनका काम करते हैं। जब निर्भया की मां ने स्वयं बताया कि राहुल गांधी जी ने मेरा क्या नाम मेरे बेटे को पायलट बनाया, तब ये जाकर के बात खोली है। एक नहीं, अभी एक क्या नाम शू मेकर के पास वो बैठे थे, तो उनका कहा कि साहब तुम्हें तकलीफ क्या है, तो उन्होंने कहा कि साहब अगर मशीन हो जाती तो हमारा बहुत, तो 4 दिन बाद उसके यहाँ मशीन पहुंच गई। तो मैं आपको एक नहीं बताता। अच्छा, दूसरा, विनम्रता तो इस परिवार का सद्गुण है। किसी के भी साथ आप बैठे, आप विनम्र भाव ही देखेंगे उनमें, और उस लोग विनम्र भाव की मार्केटिंग नहीं करते, बस बात इतनी सी है और कोई बात नहीं है। तो और ये उन्हें इनहेरिटेड है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनको फोटो खिंचानी पड़ती है इन सब चीजों के लिए, इनको हंसने के लिए जोर लगाना पड़ता है,
लेकिन प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, नैसर्गिक तरीके से आप देखें लोगों के बीच में घुलते हैं, मिलते हैं। वो फिर कारपेंटर से मिल रहे हो, मोटरसाइकिल के मैकेनिक से मिल रहे हो, फोटो बनाने वाले से मिल रहे हो, वो आदमी किसी से भी मिल रहे हो, आपको लगेगा कि ये उन्हीं के बीच का आदमी है। 4,000 किलोमीटर की यात्रा में आप देखें इन्होंने, राहुल जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी डी को अपना ड्राइंग रूम मान लिया था। जो बच्चा उस डी में जाता था, जो आदमी उस डी में जाता था, जिससे राहुल गांधी जी मिलते थे, तो कम से कम एक टॉफी या एक चॉकलेट उसको जरूर देते थे। आपके सामने है ये। तो ये सारी चीजें, ये गुण है, ये किसी के सिखाने से नहीं आती, ये खून में शामिल है। तो विनम्रता तो राहुल गांधी जी के और खून में, शायद इसी उनका वजह से पारिवारिक प्रधानमंत्री संस्कार। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस वक्त बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी को लेकर ये कहा जाता है कि प्रियंका गांधी जो है वो इंदिरा गांधी की छवि है, उनमें इंदिरा गांधी लोगों को दिखाई देती है। क्योंकि चूंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्या ऐसा है कि प्रियंका गांधी पूरे तरीके से इंदिरा गांधी है? देखिए, मैं दो चीजें राखी बताऊं कि हम लोग तो कांग्रेसी लोग हैं, कहते हैं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। और दूसरी लाइन होती है, तुझ में सब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो हमें तो बिल्कुल दिखाई ही देगा, कोई हमें दिखना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपको दिखता है या नहीं दिखता है। महत्वपूर्ण यह है कि उनके चेहरे मोहरे के मिलान से कुछ नहीं होगा, उनके कर्म वैसे हैं या नहीं है। तो तब आप, जब आप कर्म देखती हैं उनके, तो आपको याद आता है कि उम्भा में जब वहां पर कुछ किसानों के ऊपर गोली चली, तो वही श्रीमती प्रियंका गांधी जी थी। उनको 3 दिन जेल में बंद रखा गया, लेकिन जब तक वो उम्भा के किसानों से मिली नहीं, तब तक वापस नहीं आई सोनभद्र से। वही प्रियंका गांधी जी थी। सीतापुर की जेल में इस आतताई सरकार ने बंद कर दिया था उन्हें 3 दिन तक, लेकिन जब वो लखीमपुर के किसानों के उसमें जब तक नहीं गई, तब तक वो घर वापस नहीं आई। बुलंदशहर में जिस लड़की का जो रेप पीड़िता थी, उसके यहाँ जब तक नहीं गई, उसकी मदद नहीं की, तब तक वो वापस नहीं आई। कानपुर में, उन्नाव में, लखनऊ में, आपको मैं सैकड़ों जगह बता सकता हूं कि ये वो जो काम इंदिरा जी करती थी, जो इंदिरा गांधी जी एक बार बेलची गई थी, वहां पर एक सामूहिक नरसंहार हो गया था और इंदिरा जी वहां बेलची गई थी, तो पानी भरा हुआ था। तो सागर प्रशासन ने कह दिया कि साहब नहीं जा सकती हैं आप। तो आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको बताऊं कि इंदिरा गांधी जी बेलची में हाथी पर बैठ करके गई थी, लेकिन गांव गई थी, उस नरसंहार के पीड़ितों से मिलने गई। सारा प्रशासन के हाथ पैर फूल गए थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, हाथी पे तो जाया जा सकता है ना। हाथी पे बैठ के गई थी। तो वही काम श्रीमती प्रियंका गांधी जी करती हैं। तो हम यहाँ शक्ल की बात नहीं करते हैं, हम उनके कर्मों की बात करते हैं। कर्म उनके बिल्कुल इस परिवार के, एकदम देश के प्रति समर्पण के हैं। इसीलिए दो दो प्रधानमंत्री इस देश के, क्या नाम, शहीद हुए हैं देश पर। और इकलौता ऐसा परिवार है पूरे दुनिया में, मेरे ख्याल से नहीं परिवार होगा, जिसने आजादी के आंदोलन में 48 साल की जेल सही। 48 साल, अगर इनके सारे परिवार के सदस्यों की जेल टोटल मिला ली जाए, तो 48 साल अंग्रेजों की जेल में गांधी परिवार रहा है ऐसा कोई परिवार तो हमें बता दीजिए। ठीक है। राहुल गांधी को लेकर सबसे बड़ा डर बीजेपी में अभी क्या है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोने भी नहीं दे रहा और कोई रणनीति भी नहीं बनाने दे रहा? क्योंकि राहुल गांधी ये बात कहते हुए नजर आए थे कि अब तो प्रधानमंत्री भी हमारी बात मानने लगे, वो विपक्ष से इतना डरते हैं। प्रधानमंत्री जी को नींद नहीं आ रही तो नींद की गोलियां ले लें, लेकिन राहुल गांधी जी तो जनता के हितों की बात करते रहेंगे और आपको यू टर्न लाने पे मजबूर करते रहेंगे। ये अपने आप में तय है। चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, चाहे वो वक्फ बिल का मामला हो, तमाम बिल संसद में आपको वापस लेने पड़े। आपने अभी लेटेस्ट देखिए, इन लोगों ने एक चीज लागू की थी कि साहब हम हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी लेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा था नहीं लेने देंगे। आप मजबूर हुए ना वापस लेने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पे, अब जीएसटी अब नहीं लगेगी। ये सरकार का अपना वो आ रहा है। तो है क्या कि श्री राहुल गांधी जी तो जनता के हित में काम करते रहेंगे। वो तो कहते हैं कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। उनके सामने कोई नहीं, उनके सामने जनता के हित हैं। और जनता के हितों के बीच में, जनता के हित और राहुल गांधी के बीच में अगर नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो उन्हें भी हटना पड़ेगा। उनके हित में के बीच में अगर शाहजी आएंगे तो उन्हें भी हटना पड़ेगा। ये अपने आप में तय है।
से एक बात याद आई सर मुझे, अभी जो हाल ही में देखा जा रहा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जंग को लेकर बीजेपी और आरएसएस में देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा अभी विवाद हो रहा है, जबकि ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस में आपसी कलेश बहुत होता है, आपसी मतभेद बहुत होता है। अभी आप देखिए कि आरएसएस और बीजेपी में कितनी खींचतान है। अब भागवत जी डट गए हैं कि भैया वसुंधरा राजे बनेंगी, वहां मोदी शाह को ये डर है कि राजस्थान की मैडम अगर बन गई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो 75 साल वाला फॉर्मूला लागू कर देंगे और हमें तो नरेंद्र मोदी को तो प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ जाएगा, फिर शाह जी तो अकेले रह ही जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर्द्वंद या मतभेद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में तो मनभेद है। हाँ। क्योंकि आप देखें कि जेपी नड्डा ने बहुत स्पष्ट कहा था कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। आपके सामने है बहुत स्पष्ट क्या नाम आधिकारिक बयान, पार्टी बड़ी हो गई, हम सेल्फ सफिशिएंट, अब हमें संघ की आवश्यकता है। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। अपने उदय से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक महिला अध्यक्ष नहीं, एक। दूसरी बात, एक भी अध्यक्ष इनका संवैधानिक तरीके से चुना गया नहीं, नामित सदस्य होते हैं इनके। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, बड़ी गलती से दलित बना था उसको भी जेल भिजवा दिए थे बंगारू लक्ष्मण 1 लाख रुपए की घूस के नाम पर। तो भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी, संविधान विरोधी पार्टी, लोकतंत्र विरोधी पार्टी और दलित विरोधी पार्टी है। वरना अभी तक एक भी महिला अध्यक्ष ना होने का क्या मतलब है? वरना कोई एक भी अध्यक्ष चुना नहीं जाता इनके यहाँ, कभी चुनाव नहीं, आज तक 1980 से लेकर आज तक चुनाव नहीं हुआ। और इकलौती ऐसी विचारधारा है ये जिन्होंने सत्ता की खातिर अपना पूरी पार्टी का विलय कर लिया था। 1977 में जनसंघ का विलय इन्होंने जनता पार्टी में कर लिया था। तो जो लोग अब सत्ता पाने के लिए अपने जिसे हम लोग कहते हैं साधारण भाषा में अपना बाप चेंज कर देते हो, तो उनके ऊपर क्या भरोसा किया जाए। और सर खबरें तो ये भी हैं कि मोहन भागवत अब जो है वो इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कट्टर दुश्मन हैं उनको अपने साथ ला रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया साहब ने मुलाकात की मोहन भागवत से और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनकी आरएसएस में वापसी होगी और ज्यादा मजबूत वो भागवत जी को करेंगे, जबकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मन इसलिए माने जाते हैं, राम मंदिर आंदोलन में वो शामिल थे लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया उद्घाटन के वक्त। ये कितना बड़ा अपमानजनक चीज उनके साथ हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ अपने अंतर विरोधों से गिरेंगे, इस चीज में तो तय है, क्योंकि स्वार्थ का बंधन बहुत दिनों तक चल नहीं पाता। स्वार्थ के बंधन को देश हित बताना, स्वार्थ के बंधन को राष्ट्रवाद बताना, स्वार्थ के बंधन को सामाजिक बंधन बताना, या स्वार्थ के बंधन को धार्मिक अभिमान भी है प्रधानमंत्री का कि वो सुनते ही नहीं है किसी की, मोहन भागवत की भी नहीं, किसी की नहीं सुनते। देखिए, यहां पर तो अभिमानी सब हैं अपनी अपनी जगह पर। मोहन भागवत को अभिमान है कि हमने बनाया है नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को अभिमान है कि भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिलाए हैं। तो सच बात यह है कि दो अभिमानियों के बीच में अपनी लड़ाई है इनकी। अब कौन इनके यहाँ पर बड़ा अभिमानी है, कौन लंकेश है, कौन मेघनाथ है, ये तो ये लोग तय करेंगे, लेकिन अभिमानी तो दोनों। ठीक है सर, बहुत मीठे मीठे सवाल हो गए, अब थोड़े से तीखे सवाल सुरेंद्र राजपूत जी से कर लेते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि बहुत अच्छी धुनाई ये कर लेते हैं, तो हम भी देखते हैं कि आज किस तरीके से अपने पॉइंट्स को रखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आखिर आप इतनी तैयारी करते कैसे हैं? लाइव डिबेट्स में कई बार मैंने देखा है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को आप चुप कर देते हैं, सोशल मीडिया पर बड़े छाए रहते हैं, इतनी तैयारी कैसे? अगर आप, राजनीति मेरे लिए कोई व्यवसाय नहीं है, राजनीति पैशन है, और राजनीति में आप सत्ता को बदलने के लिए नहीं, संस्था को, समाज को, व्यवस्था को बदलने के लिए जब आते हैं तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। 24 घंटे आप तैयारी करते रहते हैं, मैं आपसे बैठे बात कर रहा हूं, तैयारी तो हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, कड़वे सवालों में से, तीखे सवालों में से मेरा ये रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है इस वक्त? विक्रम आदित्य जिस तरीके से मस्जिद गिराने का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? क्या कांग्रेस को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या पूछना नहीं चाहिए? क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या वो अपनी ही सरकार के अगेंस्ट या फिर अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का और मेन स्ट्रीम मीडिया जो दुर्भाग्य से इस समय सत्ता के साथ में, दो ऐसा हुआ था राखी, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। 2014 से पहले मीडिया जो था विपक्ष का माई बाप होता, 2014 से पहले मीडिया विपक्ष का माई बाप होता था और सत्ता से तीखे सवाल पूछता था। बिल्कुल। 2014 के बाद में मीडिया का मतलब मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं,
आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अल्टरनेटिव मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अल्टरनेटिव मीडिया ने तो हमें संभाल रखा है। मैं 2014 से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया विपक्ष का माई बाप होता था, विपक्ष के सवाल सत्ता से पूछता था, कठोर तरीके से हम लोगों से पूछे जाते। और वही धर्म है मीडिया का। जी जी हाँ, वही धर्म है। लेकिन 2014 के बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ता का मानस पुत्र हो गया है, मीडिया सत्ता की गोद में बैठ गया अधिकांश रूप से, इसीलिए सही बात नहीं आ पाती कांग्रेस शासित प्रदेशों की। विक्रमादित्य जी हो, चाहे वहां पर सुक्खू साहब हो, किसी ने कोई गैर कानूनी बात नहीं करी। वो एक कंफ्यूजन स्टेट हुआ। मैं आपको बताऊं कि अगर आप मस्जिद की बात करें, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी लोअर कोर्ट से हारी है, अपर कोर्ट से हारी है, हाई कोर्ट से हारी। हाई कोर्ट से हारने के बाद जब उनको आदेश दिया, क्या नाम, वो आदेश क्या वो हुआ, तो उस वक्त बाकायदा उस मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने कहा कि आप मत गिराइए इसको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें आ गए, कोर्ट का आदेश का पालन कांग्रेस वाले नहीं करा रहे हैं, ये नहीं कर रहे, वो नहीं करा रहे हैं। उसमें ये हुआ कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा। तो फिर इंतजामिया कमेटी से बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब आप हमें स्वयं, आप कुछ समय दीजिए, हम स्वयं गिरा देते हैं जो अवैध निर्माण है। उन्होंने गिरा लिया। आज की डेट में बात खत्म हो गई। विक्रमादित्य जी के ऊपर एक कंफ्यूजन लाया गया था, वो लाया गया था वेंडर्स को लेकर के। वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट जो था वो उन्होंने उसकी सार्वजनिक क्षमा याचना की, खेद व्यक्त किया, और उन्होंने बताया कि ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया था। वो था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। स्ट्रीट वेंडर्स में क्या हुआ था कि पहाड़ में जगहें कम होती हैं, तो स्ट्रीट वेंडर्स हर जगह दुकान ना लगाएं, इसलिए एक स्ट्रीट वेंडर का जोन बना दिया जाए। और ये सर्वदलीय बैठक में हुआ था, जिसमें भाजपा भी शामिल थी। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई एक वेंडिंग जोन बना देते हैं, और उस वेंडिंग जोन में जितने वेंडर्स आएंगे वो अपना जैसे जो टिन नंबर या जीएसटी नंबर लेते हैं वो लेंगे। उसमें एक कंफ्यूजन ये हुआ कि विक्रमादित्य ने आगे बढ़ करके एक स्टेटमेंट दिया, जिसको उन्होंने बाद में वापस ले लिया कि यूपी मॉडल पर। उस बात का यूपी मॉडल से कोई मतलब नहीं था। जब आप वेंडर को लाते हैं, जब आप वेंडर को किसी एक जगह पे रखते हैं, चूंकि बार बार पुलिस उनको ना खदेड़े और जाम की स्थिति ना हो, तो एक वेंडिंग जोन बना दिया गया था, जिसको लेकर के कंफ्यूजन हुआ। आज की डेट में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो सारी चीजें बड़ी सही चल रही हैं, और वहां पर आप देखेंगे तो आपको खुद खुशी मिलेगी कि अब स्ट्रीट वेंडर्स वहां जगह जगह नहीं मिलेंगे, वेंडिंग जोन में मिलते हैं। अब पुलिस से भी तंग नहीं होते हैं। ठीक है। चुनावों को लेकर लगातार बात हो रही है। आपने कहा कि हरियाणा में हम तंत्र यंत्र किससे हारे, हम इसके लिए समीक्षा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हरियाणा में आपसी फूट की वजह से भी कांग्रेस हारी? मंथन करना चाहिए शैलजा और हुड्डा जी के बीच। जो देखा गया कि आपसी कलेश की वजह से कई दिनों तक शैलजा जी ने ये कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार नहीं किया, उसकी वजह से दलित वोट बैंक जो है वो भी खिसक गया। क्या शैलजा पर या फिर हुड्डा जी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था? क्योंकि सत्यपाल मलिक जी भी ये बात कह रहे थे कि हुड्डा जी को कॉन्फिडेंस था पूरा कि वो सीएम बनने जा रहे हैं, और जब उन्होंने बात की थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि हरियाणा में मेरा बड़ा वर्चस्व है, मतलब मुझे लोग मानते हैं, अगर मैं जाऊंगा चुनाव प्रचार के लिए तो प्रॉफिट होगा, कुछ फायदा आपको मिल सकता है, तो इस पर हुड्डा जी ने कोई जवाब नहीं दिया था। क्या कहीं ना कहीं हुड्डा जी का जो अभिमान जिसे हम कहते हैं, क्या वो ले डूबा कांग्रेस को? क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये कहा था इशारों इशारों में, मीटिंग में बड़े गुस्से में नजर आए थे, क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की थी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में राहुल गांधी ने, पूरी कांग्रेस ने मेहनत की थी इस बार। देखिए, कुछ तो कमियां रही है, इस बात को तो हम वो नहीं करते। इसी के लिए हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जितने भी सुझाव हमें देगी उस पर अमल होगा। जिसमें कहीं जहां पर भी कोई कमी होगी, जहां पर सही करने की आवश्यकता होगी, वहां करेंगे। स्वस्थ लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, गुटबाजी होती है, परिवारवाद होता है। स्वस्थ लोकतंत्र में तीनों चीजें होती हैं, इसको लेकर के हमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अधिकता किसी भी चीज की खराब है। मतभेद हमारे यहां भी है, हमारे यहां मनभेद नहीं है। तो कहते हैं ना कि जो कमियां होंगी हम उसको स्वीकारेंगे भी और उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। अभी तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन। लेकिन राहुल गांधी ने तो कोशिश की थी ना, मंच पे शैलजा का और हुड्डा जी का हाथ मिलवाया था। लेकिन फिर एक पुरानी कहावत याद आती है, शायरी है, जिसे हम कहते हैं कि
हाथ भी नहीं मिले और यहाँ तो दिल भी, मुझे लगता है कि वो जो दूरियां हैं वो उस फोटो में, उस वीडियो में बड़ी साफ नजर आई कि हाथ मिलाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि सीएम पद की लालसा जो है वो कांग्रेस को डुबा रही है हरियाणा में। अब तो सीएम कोई भी नहीं है, आज की डेट में तो भाजपा सीएम है, इसको तो लेकिन लेकर के उस वक्त खामियाजा सुनिए ना, भुगतना पड़ा ना कांग्रेस को, दलित वोट बैंक सुनिए, ट्रांसफर हो गया ये कहा जा रहा है। नहीं नहीं, मैं आपको किसी एक घटना से या एक बात से ना कोई वोट ट्रांसफर होता है, ना कोई आता है, ना कोई जाता है, एक लंबे समय की बात होती है। मैं फिर से कहता हूं कि 40% वोट हमें मिले हैं, 40% ही वोट भाजपा को मिले। आप इस चीज को देखिए, 17 जगहें ऐसी हैं जहां पे मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि 11 बजे से लेकर के और 3 बजे तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो 11 बजे रिजल्ट था वही 3 बजे रिजल्ट था। यानी अगर 8 राउंड 11 बजे तक हो गए थे तो 3 बजे तक भी वो 11 क्या नाम 8 ही राउंड बता रहे थे। हम आपको फिर से कहते हैं कि यंत्र है, मंत्र है या तंत्र है, इसका हम पता लगा रहे हैं और पता लगाते ही हम आपके सामने भी प्रस्तुत होंगे और हम इलेक्शन कमीशन को भी हमने शिकायत दर्ज की है। बाकी और भी कमियां हैं, मतभेद भी हैं, गुटबाजी भी है, इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन ये गुटबाजी कांग्रेस के लिए नई नहीं है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए नई नहीं है। गुटबाजी तो होनी चाहिए। आप अपने चैनल को देखिए कि आप कितने लोगों को पीछे छोड़ करके इतने प्रतिष्ठित पद पर आई होंगी। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रमुखता आपको किसी ने अचानक से ही दे दी होगी, आपकी मेहनत नहीं दी होगी ना। तो लेकिन ये जो कहा जा रहा है आदमी कि कांग्रेस में अचानक से प्रमुखता दे दी गई, क्योंकि बल्लभगढ़ विधानसभा में शारदा राठौर को पहले टिकट दिया गया, लेकिन वहां से फिर ये कहा जा, शारदा राठौर ने जो आरोप लगाए, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में चमड़ी दमड़ी का खेल है और पराग शर्मा से वहां से उन्हें टिकट दे दिया गया और पराग शर्मा को बहुत कम वोट मिले। ये कहा जा रहा है कि अगर उतने वोट शारदा राठौर को मिल जाते तो वो जीत जाती। अगर कांग्रेस का ये फैसला बड़ा गलत था, अगर वो शारदा राठौर को वहां से उम्मीदवार बनाती तो वो जीतती, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर रही, निर्दलीय होकर वो बागी हो गई। कहीं ना कहीं ये फैसला क्या गलत नहीं था? केसी वेणुगोपाल की जो फोटो वायरल हो रही है पराग शर्मा के साथ, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मुलाकात की और पूरा खेल बदल गया। दो बातें बड़ी, यहाँ पर दो चीजें। पहली चीज तो शारदा जी हमारी वरिष्ठ रही हैं और हमारी तो दूर के रिश्तेदार भी है जी। शारदा राठौर। चमड़ी और दमड़ी वाली जो उन्होंने बात की, मेरी घोर आपत्ति है, क्योंकि वो 2 बार विधायक का टिकट भी पाई और विधायक भी रही हमारी पार्टी से जी। तो उन्हें स्वयं बताना चाहिए जब उनको विधायकी का टिकट मिला तो कौन सी चमड़ी और कौन सी दमड़ी उन्होंने। देखिए, उचित नहीं है इस तरीके की बिलो द बेल्ट भाषा। दूसरा, जो केसी वेणुगोपाल जी के ऊपर जो आरोप लगाए, हमारे डिसीजन पे हम हो सकता है आगे पीछे कर सकते हैं, कभी कभी डिसीजन गलत होते हैं, कभी कभी सही होते हैं, वो अपनी जगह मानसिकता बीजेपी की है कि महिलाओं को इस तरीके से फोटो का यूज मैं वही बात कह रहा हूं कि जिस ओछी मानसिकता से, नीच मानसिकता से केसी वेणुगोपाल जी के ऊपर आरोप लगाए और उसमें हमारे कुछ मीडिया के जो साथी थे, जो हमारी तरफ थे, मैं वही शब्द का उपयोग किया, मैं वही बात कह रहा हूं। तो जो हमारे जो मीडिया के साथी थे, मैं उन लोगों को भी एक चीज कहना चाहता हूं कि आप हमें सलाह दीजिए, हम सलाह आपकी सर माथे पर हम हाथ जोड़ करके लेंगे। लेकिन आप हमारा बाप बनने की कोशिश करेंगे तो हमारा बाप मत बनिए। कांग्रेस कैसे चलेगी कांग्रेस जानती है अच्छे तरीके से। एक हार या एक जीत कांग्रेस को अपने रास्ते से विचलित नहीं कर सकती। और केसी वेणुगोपाल जी जैसे वरिष्ठ सदस्य के ऊपर, हमारे वरिष्ठ नेता के ऊपर इस तरीके के ओछे, नीच और निर्लज्ज आरोप लगाना एक पिंडोरा बॉक्स खोलने के बराबर होता। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कुछ सच्चे आरोप लगाने लग जाऊं तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि उन्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने तो आरोप नहीं, अरे ब्रजभूषण जी को तो छोड़िए आप, ब्रजभूषण जी की तो लिस्ट बहुत लंबी है। कपिल शर्मा ने एक विधायक के रूप में दिल्ली विधानसभा में 2.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक महिला को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के 2.5 घंटे आरोप लगाए। क्या हम लोग उस चीज को उठाएं? हम लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। तो एक चीज अटल जी कहते थे कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। अगर ये चिंगारी आप, और दूसरा, दोनों तरफ से अगर हम भी आरोप लगाएंगे तो हम भी महिला को क्या नाम चौराहे पर खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग आरोप लगा रहे हैं तो वो भी अपनी मां बहनों को चौराहे पर खड़ा कर रहे हैं। इस चीज को समझना चाहिए कि अगर आप किसी दूसरे की मां को, बहन को, बेटी को गाली देंगे तो आप अपनी मां, बहन और बेटी को गाली खाने के लिए चौराहे पर खड़ा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे विरोधियों को याद रखना चाहिए और हमारे समर्थक लोगों को यह जरूर याद रखना चाहिए कि भाई आप हमें सलाह दीजिए, हमारे बाप मत बनिए।
नहीं, लेकिन सर क्या आपको लगता है कि वो फैसला कहीं ना कहीं बहुत घातक साबित हुआ, नहीं, शारदा मैं राठौर आपको का टिकट मैं काटना? आप वो हमारे कई जगहों पर मैंने कहा ना आपसे कि हाँ, परिस्थितियां होती हैं, पर हमें पूरे मतदान किया जिले को तय जाएगा। कर हाँ, आपको पूरे जिले को तय करना होता है। हम उस पर हमने ऑलरेडी, अब ऐसे तो हमारा कहा जाता है कि अंबाला कैंट में भी चित्रा सरवारा का, यहाँ पर शारदा राठौर जी का, तमाम जगह ऐसी है। मैं क्या नाम, घरौंडा विधानसभा में वीरेंद्र राठौर मात्र 5,000 वोट से चुनाव हार गया। 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम 32 वोट से लेकर 2,000 तक चुनाव हारे। सर 300 तो ये 300 वोटों से हारी है कांग्रेस। में बड़ी मैं मैं हैरानी से देख रही मैं थी कि 300 मैं 300 मैं वोटों से हारना। मैं वही बात कह रहा हूं ना कि यंत्र है, मंत्र है या तंत्र है, ये फैक्ट फाइंडिंग में पता चलेगा। और हमारी भी अगर कुछ कमियां हैं तो हम उसको भी स्वीकार करेंगे, अच्छा लेकिन सर, ये उन हाँ, कमियों के नाम पर केसी वेणुगोपाल जी को गाली दी जाए तो ये उचित नहीं है। हाँ, ये कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि मीठा मीठा तो गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जहां जहां आप जीत रहे हैं वहां तो ईवीएम ठीक है, और जहां जहां आप हार रहे हैं वहां ईवीएम में गड़बड़ी कैसे हो जा रही है? हमने तो ईवीएम पर आरोप ही नहीं लगाया, हम्म, हमने तो सरकारी मशीनरी पर आरोप लगाया। हम्म, हमने ये थोड़ी कहा कि ईवीएम ने वोट गिनने बंद कर दिए। हम्म, हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें ये बताए 11 बजे से 3 बजे तक एक ही रिजल्ट क्यों था। हम्म, हमें इलेक्शन कमीशन ये बताए कि कम से कम 17-18 जगह हमने प्रमाण दिए हैं कि हम्म, वो वोट क्या नाम जो ईवीएम है वो 99% चार्ज कैसे थी 4 दिन 5 दिन के बाद भी। हम्म, भाई आप अपना मोबाइल रखती हैं, सुबह मोबाइल 100% चार्ज करके आती हैं हम्म, और 12 बजे तक मेरे ख्याल से 30-40% खत्म हो जाता होगा। हम्म, आप 1% 5 दिन में लगातार सुबह से शाम तक वो मशीन लगी भी रही, उसमें वोट भी डाले गए, और उसके बाद जो मशीन बाहर निकल रही 99% चार्ज है। तो अगर ये हमारा प्रश्न है तो इसका जवाब देना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को। तो हमारे जो मूल प्रश्न है उन पर जवाब देने की जगह हर चीज पर ये लोग कभी ईवीएम के पीछे छुप जाते हैं, कभी हमारी हार के पीछे छुप जाते हैं। भाई हमारे प्रश्न है तो आप हमें जवाब दीजिए, हम सत्ता में होंगे तो हम जवाब देंगे। हम्म, हम जब सत्ता में थे तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका ईवीएम के खिलाफ दाखिल की थी, हमने जवाब दिया ना। हमने तो ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले हार जाते हैं इसलिए ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। हमने तो जवाब दिए। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, विपक्ष को ही कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता। अच्छा, बीजेपी की तो बांटने की नीति होती है सर। हमने मंच से भी सुना, चाहे हम राजस्थान की बात कर ले, मध्य प्रदेश की बात कर ले, जहां जहां प्रधानमंत्री पहुंचते हैं या फिर बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता प्रचार के लिए पहुंचता है तो वो हिंदू मुस्लिम की बात जरूर करता है। काटने बांटने की जिस तरीके से बात हो रही है, लेकिन राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। हम देखते भी हैं कि वो तस्वीरें और वो वीडियो सोशल मीडिया पर, उनके अकाउंट पर, कांग्रेस के अकाउंट पर, कि वो किस तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कैसे हार मिल रही है? क्यों इस तरीके से हो रहा है कि वो बांटने की राजनीति करने के बावजूद जीत रहे हैं और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं फिर भी हार रहे हैं? समय लगता है हर चीज को। कहते हैं ना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो आज आप देखें कि मोहब्बत की दुकान श्री राहुल गांधी जी ने जब कश्मीर कन्याकुमारी से शुरू की थी तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था इस बार हम 400 सीट जीतेंगे, 302 पर वो थे, हम्म, लेकिन उन्हें 240 पर ले आए ना। तो ये मोहब्बत का ही असर है। दुनिया में आप एक चीज को जान लीजिए, नफरत से आप एक दो चुनाव जीत सकते हैं, नफरत से आप डिक्टेटर बन सकते हैं, नफरत से आप लोगों के मन में भय पैदा कर सकते हैं और उस भय से तमाम चीजों को कुछ समय के लिए आप अपने कब्जे में कर सकते हैं। लेकिन अंततः मोहब्बत सब चीजों पर भारी पड़ती है, मैं आपसे बताऊं राखी, और मोहब्बत की अंत में विजय होती है। अब की बार नहीं हुई, अभी कुछ समय की बात है। आप महाराष्ट्र का इलेक्शन देखिएगा, झारखंड का इलेक्शन देखिएगा, और हमारी मोहब्बत की विजय होगी। हरियाणा में भी मोहब्बत में आप 40% वोट मिला है हमको। बात छोटा मोटा वो नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि हमें वोट कम मिला है। तो मोहब्बत वालों ने तो वोट दिया ना वो। तो हम आपसे इतना जरूर कहते हैं कि आखिरी जीत हमेशा इंसानियत की होती है, मोहब्बत की होती है, संविधान की होती है। और उसके लिए राहुल गांधी जी बगैर ये किसी लोभ के, लालच के कि हम सत्ता में जीतेंगे या हारेंगे, मोहब्बत की दुकान तो चलती रहेगी। ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम है वो कोर वोटर रहा है कांग्रेस का, और ये बीजेपी के द्वारा कहा जाता है, और मैंने कई सोशल मीडिया पर भी ऐसी पोस्ट देखी हैं कि मुसलमानों का वोट पाकर कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। भाई आप एक बात बताइए राखी, आप तो स्वयं पढ़ी लिखी हैं, 80% ज्यादा होता है या 20% ज्यादा होता 80%।
80% ज्यादा होता है। मुसलमान तो सिर्फ 20% है ना। और तो ये 20% वोट से ये जो कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो हावी हो रहे हैं, अल्पसंख्यक जो हैं, अब बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो पूरे तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, और ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है इसका प्रॉफिट बीजेपी को कई जगहों पर मिला, लेकिन कई जगहों पर नहीं मिला, जैसे अयोध्या में नहीं मिला। देखिए, फिर से मैं आपसे बताता हूं, 20% ज्यादा नहीं होता, 80% हमेशा ज्यादा होता है। नंबर एक, इस बात को तो आप सहमत हो? जी जी। है ना। तो कोई मूर्ख होगा जो सिर्फ 20% की बात करेगा। ये 20% की बात करने वाले लोग हैं भाजपा वाले लोग। ये नफरत की राजनीति करते हैं, डिवीजन की राजनीति करते हैं। ये लोग हिंदू मुसलमान करके वोटों को हथियाने की राजनीति करते हैं। हिंदू के मन में अल्पसंख्यक की विरोध में या अल्पसंख्यक का डर आपके मन में डालना चाहते हैं। आप बताइए, जिस समाज में 10 में से 8 लोग एक समाज के हों और 2 लोग एक समाज के हों, वो 2 लोग कैसे 8 लोगों को डरा सकते हैं? जिस देश में पिछले 10 साल से पूरी, मतलब जिसको कहा जाए ना, अल्ट्रा हिंदुइज्म की सरकार, जो लोग खुद कहते हैं संघ है, भाजपा है, दोनों लोग अपने आप को कहते हैं, अगर वहां पर भी हिंदू खतरे में हो सकता है तो निश्चित तौर पर यह तो इस सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। लेकिन यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों के लालच के लिए हिंदू और मुसलमान के मन में वैमनस्य पैदा करना चाहती है। और ये वही सरकार का मुखिया मास्को के ब्रिक्स सम्मेलन में एक मुस्लिम राष्ट्रपति के साथ में, राष्ट्राध्यक्ष के साथ में बैठ करके खीर पूड़ी खा रहा होता है आपके सामने। यानी हमको यहां पर लड़ा रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर, और वहां पर उनके साथ बैठ करके खीर पूड़ी खा रहा है। कितना बड़ा विरोधाभास है, कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा निकम्मा और कितने बड़ी निर्लज्जता है भारतीय जनता पार्टी की। और इस देश के संविधान में ना तो हिंदू है कोई, ना मुसलमान है कोई, ना सिख है कोई, ना ईसाई है। सबको अपना अपना धर्म मानने की आजादी है और सबके वोट की कीमत एक है। आदमी के भी, औरत के भी, नल के भी, नील के भी, कोल के भी, भील के भी, आदिवासी के भी, अगड़े के भी, पिछड़े के भी, हिंदू के भी, मुसलमान के भी, सबके वोट की कीमत जब एक है, तो ये लोग विभेद क्यों पैदा करते हैं? ये विभेद सिर्फ इसलिए पैदा करते हैं कि मुसलमान को सामने रख करके, अल्पसंख्यक के को सामने रख करके बहुसंख्यकों के मन में डर पैदा कीजिए। 10 में से जहां 8 लोग हैं, वो 2 लोग से कैसे डर जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। और अंततोगत्वा ये बात सबको समझ में आएगी। जो आज भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो भी तो हमारा हिंदुस्तानी ही है ना। वो आज नहीं समझेगा तो कल समझेगा कि हिंदू मुसलमान से ज्यादा बड़ी चीज रोजगार है। हिंदू मुसलमान से ज्यादा बड़ी चीज क्या नाम जो है महंगाई कम करना है। हिंदू मुसलमान से ज्यादा बड़ी चीज देश के संसाधनों पर सबका हक होना है, न कि सिर्फ एक अडानी का हक हो। तो आज की डेट में हिंदू मुसलमान के नाम पर जो कहते हैं ना कि चोरी करके जो सारा सामान अडानी को दिया जा रहा है, ये आज नहीं कल बहुसंख्यक समाज भी समझेगा। और जिस दिन समझेगा, भारतीय जनता पार्टी वालों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा सर, ये जो नए राहुल गांधी हैं, हमने पहले राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद से हमने ज्यादा एक्टिव देखा। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी के लिए ये कहा जाने लगा कि एक अकेले राहुल गांधी पूरी बीजेपी के पर भारी पड़ते जा रहे हैं, और हम लगातार ये चीज देख भी रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी इतनी तेजी से बदले कि अब जननायक के रूप में उन्हें देखा जा रहा है, लोगों में उनकी छवि बदल गई है। जिसे बीजेपी पप्पू कहकर बुलाती थी और पोस्ट किए जाते थे जिन्हें लेकर, आज लोग नहीं मानते कि वो पप्पू है। लोग कहते हैं कि नहीं, वो जननायक है। मणिपुर वो जब जाते हैं तो महिलाएं चिल्लाती हैं कि राहुल गांधी हमारे जननायक आ गए, जननायक आ गए। ऐसी कई जगह जब वो पहुंचे तो मैंने देखा कि वहां पर लोग राहुल गांधी को देखकर बेहद खुश हो रहे हैं। ये छवि कैसे बदली? राहुल गांधी में इतना बदलाव, क्या पहले से वो ऐसे थे लेकिन सामने नहीं आ पा रहे थे, या फिर प्रियंका गांधी की ओट में छुपे हुए थे? ये कहा जाता है कि प्रियंका गांधी जो है वो ज्यादा एक्टिव उनसे दिखाई देती थी। 2 चीजें बड़ी साफ है, राहुल गांधी जी जैसे थे वैसे ही हैं। उनकी छवि को भारतीय जनता पार्टी ने अरबों डॉलर इस्तेमाल करके खराब कर दिया। तो मैंने कहा ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि एक समूह को आप एक समय तक चाहे डरा करके, चाहे पैसे के प्रभाव से, कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अरबों डॉलर खर्च करके राहुल गांधी जी की छवि को खत्म करने की कोशिश की, और अंततोगत्वा जो राहुल गांधी जी की असली छवि थी वो 10 सालों में आपके सबके सामने आ गई, जिसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाया भारत जोड़ो यात्रा ने।
तो मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी तो शुरू से ही ऐसे हैं। राहुल गांधी जी में कोई अंतर नहीं आया। राहुल गांधी जी वैसे ही मानवीय हैं। राहुल गांधी जी वैसे ही इंसान परस्त इंसान हैं। राहुल गांधी जी गरीबों के लिए, राहुल गांधी जी मजलूमों के लिए, राहुल गांधी जी अगड़े के लिए, पिछड़े के लिए, नल के लिए, नील के लिए, सबके लिए उसी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, ये बात अपनी अलग है कि अब भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा आम लोगों की समझ में आ गया है। बस खाली अब बेरोजगारी के और महंगाई का एजेंडा भी समझ में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी की सोच की जीत होगी। राहुल गांधी जी ये वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने अपने पिता के हत्यारों तक को माफ कर दिया। आपके सामने है, जी जी। जो शख्स अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दे उसमें किसी के लिए दुश्मनी का भाव हो ही नहीं सकता। वो तो सबसे मोहब्बत करता है। वो तो इवन नरेंद्र मोदी जी से भी मोहब्बत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की माताजी का देहावसान हुआ, हम बताएं आपसे कि राहुल गांधी जी जाना चाहते थे वो, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि जैसे खबर आई और सारी चीजें हुई तो पता चला मोदी जी ने वहां पर अंत्येष्टि भी करा दी। वो आपके सामने, उनको उनको नफरत किसी से नहीं है। वो नफरत से ऊपर उठ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी नफरत में जला करते हैं और एक दिन कुड़ कुड़ करके फूक जाएंगे वो लोग, लेकिन राहुल गांधी जी की मोहब्बत खत्म नहीं होगी। इस बात से हम पूरी जिम्मेवारी से कहते हैं। और राहुल गांधी जी जननायक का जो आज खिताब मिल रहा है वो उनकी मेहनत को मिल रहा है। आप देखिए ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सॉरी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इससे पहले अगर किसी ने यात्रा की थी तो आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। इससे और कोई यात्रा ऐसी नहीं दिखाई देती जो 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा हो। कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला वो शख्स 4200 किलोमीटर। तो जब 4200 किलोमीटर चलेगा, करोड़ों लोगों से मिलेगा, तो अपने आप जितनी भी छवि उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया में खराब करते रहे, पब्लिक तो देख रही है कि अरे भाई ये तो वो राहुल गांधी है और इनको क्या बताया जाता था। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी जी की अब सब जब सामने आ रही हैं तो निश्चित तौर पर लोगों की आंख खुल रही है और हम धन्यवाद देते हैं उन सारे लोगों को जो राहुल जी से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, अभी कांग्रेस के पास जनता के हिसाब से और हमें जो लगता है दो प्रधानमंत्री चेहरे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी वो है जिनमें इंदिरा गांधी की छवि को देखा जाता है, चाहे उनके फेस की बात कर ले या फिर वो मंच से जब भाषण देती है, तो जब मैं भी उन्हें सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अभी इंदिरा गांधी जी बोल रही है, क्योंकि पुराने भाषण में जब उनके देखती हूँ इंदिरा गांधी जी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो छवि है, वो बोलने का तरीका, उनका वो कड़कपन, वो अक्षरता वो दिखाई देती है उनमें। राहुल गांधी की हम बात कर ले तो राहुल गांधी को जनता से और जनता को राहुल गांधी से बेहद मोहब्बत हो गई है। उनकी जो मोहब्बत की दुकान है उस हिसाब से राहुल गांधी को देखकर लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के हिसाब से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार बेस्ट होगा? देखिए, बहुत साफ सी बात है कि आज ये तो फैसला हमारी CWC और संसदीय दल करता है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। श्री राहुल गांधी जी हमारे जननायक हैं। प्रियंका गांधी जी पहली बार संसदीय राजनीति में पदार्पण करने जा रही हैं और प्रियंका गांधी जी ने स्वयं कहा है कि मेरी पसंद राहुल है। तो वो प्रधानमंत्री पद की बिल्कुल उम्मीदवार नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हमारे यहाँ मुख्य रूप से श्री राहुल गांधी जी जननायक हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी, हम इस चीज के लिए इनकार नहीं करते। अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपनी दावेदारी राहुल गांधी जी को दे दे, वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और श्री राहुल गांधी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं इसमें, और वो प्रियंका जी के भी नेता हैं। अच्छा, अभी राहुल गांधी ही सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर भारी पड़ रहे थे, अब प्रियंका गांधी को भी आपने तैयार कर दिया। सर, आप चाहते क्या है? कांग्रेस क्या चाह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में ही ना आए? क्योंकि ये कहा जाता है कि वो जवाब ही नहीं देते हैं राहुल गांधी के सवालों का, वो फोटो दिखा रहे हैं सदन में और उस फोटो का जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो अब प्रियंका गांधी को भी आप भेज रहे हैं। अब ये तो देखिए जनता को तय करना है। वायनाड की जनता है, हमारा घर है और वो भारी बहुमत से जीत करके आएंगी और निश्चित तौर पर संसदीय प्रणाली में आने वाले दिन मोदी जी के लिए कठिन होंगे, क्योंकि उनको जवाब देने की आदत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं या प्रधानमंत्री जिन्होंने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी पिछले 10 सालों। तो जब वो साधारण पत्रकारों के सवाल, आप लोगों के सवाल के जवाब देने से बचते हैं, तो प्रियंका जी के और राहुल जी के सवाल का कहां जवाब दे पाएंगे?
अच्छा, सवाल जवाब की बात हो रही है तो मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी जी जो भाषण देते हैं वो भाषण कौन लिख रहा है? क्योंकि राहुल गांधी जी तो पूरी बीजेपी की छुट्टी एक ही भाषण से कर देते हैं। एक भाषण क्या, जब वो शुरू करते हैं तो 5 से 10 मिनट में ही मुझे लगता है कि टीवी ऑफ कर देते होंगे बीजेपी वाले। राहुल गांधी जी भाषण अपने स्वयं लिखते हैं, हम्म। इसमें कोई उनका वो नहीं रहता। और जो कंटेंट है वो लोग उनको मदद करेंगे कि हाँ, अगर हम कहीं किसी जगह पे जा रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में जा रहे हैं, अकोला जा रहे हैं या नागपुर जा रहे हैं, तो नागपुर का जिला अध्यक्ष होगा या नागपुर के जो महत्वपूर्ण नेता होंगे वो वहां के मुद्दे जरूर बताएंगे उनको। लेकिन राहुल गांधी जी अपना भाषण स्वयं लिखते हैं, ऐसी मेरी वो बोलते हैं, जानकारी। वो दिल से बोलते हैं। दिल से बोलते हैं, उसमें कोई वो कभी भी दिमाग से और दिल का उनका समन्वय रहता है और दिल से ही बोलते हैं, स्ट्रेट स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट। वो आपसे भी मिलेंगे तो वो उसी मोहब्बत से मिलेंगे। चलिए, इच्छा करते हैं कि हमसे मिले, हमारे चैनल में आए तो हम उनसे बातचीत कर पाए, और जल्द हम लखनऊ आए तो आपसे भी 1-to-1 करें। और शायद ये, हाँ जी, जी आपका स्वागत है, और राहुल जी भी मिलेंगे, और मैं तो बिल्कुल उपलब्ध हूँ। आप जब चाहे लखनऊ आए, हम लोग चाय भी पियेंगे साथ में, खाना भी खाएंगे। ये बड़ी विनम्रता है कांग्रेस में, मैंने देखी है कि किसी से भी आप बात कर लीजिए, कांग्रेस का कोई समर्थक भी होगा तो वो भी इसी तरीके से बात करेगा कि चलिए आप घर आइए, बड़ी अच्छी बात है, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं देखा जाता है। अच्छा, एक बात जाते जाते मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, इस पर आपका मत जानना चाहूंगी। सत्यपाल मलिक जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑफिस ही नहीं जाते। मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया, आप इस टॉपिक को, इस पर बातचीत कीजिए और ढूंढिए कि आखिर वो क्यों अपने ऑफिस नहीं जाते, वो अपने घर से सारा काम क्यों करते हैं। अब ये तो भाई देखिए, सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के नजदीक भी रहे हैं, तो मैं तो इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सवालों से बहुत घबराते हैं। वो चाहे सवाल प्रेस के हों, चाहे सवाल जनता के हों, चाहे वो सवाल आपके हों या सवाल मेरे हों, और या फिर हो सकता है फाइलों में लिखे हुए कुछ सवाल हों, हो सकता है उनके उनसे भी वो करते हो। तो अब ये तो सत्यपाल मलिक जी से भी जरूर, और मोदी जी से अगर आपको मौका मिले तो जरूर पूछिएगा। मैं तो कांग्रेस की तरफ से एक ही बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आपके चैनल के माध्यम से, कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूं। और कई दिनों से वो कह रहा है कि खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, कई दिनों से वो कह रहा है कि खत्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जी शादी कब कर रहे हैं? मलिक जी कह रहे थे कि सोनिया गांधी को तो बहू की जरूरत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी बहुत जल्द शादी कर लेंगे क्योंकि प्रियंका गांधी को भाभी चाहिए। ये देखिए, निजी जीवन का फैसला निजी लोगों को ही किया जाता है। मैं आपसे भी अगर पूछूं कि आप कब शादी कर रही हैं, मैं तो तो बट शादीशुदा हूँ नेचुरल। सर, मैंने तो कर ली शादी। अच्छा चलिए, अगर आपने शादी लग जी। नहीं रही थी आप तो ये आपका निजी फैसला है। तो निजी जो राजनीतिक जीवन के लोग होते हैं, सार्वजनिक जीवन के लोग होते हैं, उन्हें निजी जीवन के फैसले स्वयं लेने का हक होना चाहिए, और उनके निजी जीवन में मेरे ख्याल से ताका झांकी अच्छी नहीं। चलिए, सबको इंतजार है क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त सलमान खान की तरह बहुत हिट हो गए हैं कि सलमान खान कब शादी करेंगे और राहुल गांधी शादी कब करेंगे। इसके साथ ही इसलिए भी हिट हो गए हैं राहुल गांधी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राजनीति के चाणक्य अमित शाह बहुत ज्यादा मंथन कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं कि भैया राहुल गांधी को तो हम रोक नहीं पा रहे हैं, अगर प्रियंका गांधी जीत गई तो इन्हें कैसे रोकेंगे, ये दोनों भाई बहन की जोड़ी हमें सदन में फंसा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा राखी। हम लोग मिलते रहें। बिल्कुल सर, बिल्कुल आऊंगी लखनऊ, कभी आपने बुलाया आपके